नमस्कार, स्वागत है आपका केबीसी न्यूज़ में और मैं हूँ आपके साथ मोना। आप हमारा आज का खास कार्यक्रम इनसे मिलिए देख रहे हैं। आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं जिनके बारे में थोड़ी देर बाद हम आपको बताएंगे। आज 14 नवंबर है, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। हर साल 14 नवंबर को विश्व मधुमेह अर्थात डायबिटीज़ दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों में डायबिटीज को लेकर जागरूकता बढ़ाना है। डायबिटीज आज के समय की एक गंभीर समस्या बनी हुई है। अगर डायबिटीज के मरीजों की संख्या की बात करें तो पूरी दुनिया में चीन डायबिटीज के मामले में सबसे आगे चल रहा है। हमारे देश भारत में डायबिटीज रोगियों की इतनी अधिक संख्या तेजी से बढ़ रही है कि वह चीन के आसपास पहुंच चुका है। और अगर हमारे देश में डायबिटीज बढ़ने की गति इसी तरह बढ़ती गई तो हम चीन को पीछे छोड़ देंगे। फिलहाल हम दूसरे नंबर पर है। डायबिटीज के लक्षण क्या है, डायबिटीज को कंट्रोल कैसे किया जाए और डायबिटीज से बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, आज इन सभी बातों के बारे में हमें बताएंगे शहर के प्रसिद्ध विशेषज्ञ डॉक्टर के मिश्रा सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे कार्यक्रम इनसे मिलिए में। धन्यवाद मोना जी। सबसे पहले मैं केबीसी के निदेशक श्री ललित अग्रवाल जी का और आपके पूरी इस केबीसी टीम का मैं हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोगों ने आज इस बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस यानी कि वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के अवसर पर इस परिचर्चा का आयोजन किया है। और वाकई में ये एक बहुत जन जागरण का एक अभियान है। और जैसा कि आपने अपने अभिभाषण में बताया कि डायबिटीज़ एक बहुत बड़ी समस्या हमारे देश के लिए है, विश्व के लिए है और हमारे देश के लिए भी है। और जैसा कि आपने बताया कि संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो चीन के बाद हम लोग दूसरे स्थान पर हैं। और ऐसा आंकड़ा प्रस्तुत किया जा रहा है कि 2025 के आते आते हम लोग शायद चीन को सरपास कर जाएं इस मामले में। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और डायबिटीज़ और इससे रिलेटेड जितने कॉम्प्लिकेशंस हैं उसके चलते एक काफ़ी हद तक एक तादाद जो भारत की जनसंख्या है वो अफेक्टेड होती है। और जिसके चलते उनका प्रोडक्टिव लाइफ ईयर और उसके चलते अनेक उसकी कॉम्प्लिकेशंस के चलते अनेक बीमारी से लोगों को जूझना पड़ता है। एक बहुत ही इकोनॉमिक बर्डन भी है। और जिस परिवार के लोग इस बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं उनके ऊपर काफ़ी, चूँकि ये क्रोनिक बीमारी है और इसके साथ ही लोगों को जीना पड़ता है, ये क्योर होने वाली है नहीं और इसको लेकर ही चलना पड़ता है। इसको ट्रीटमेंट करते हुए अपना स्वस्थ जीवन शैली अपना कर ही आप आगे बढ़ सकते हैं। ये तो एक बहुत बड़ा बर्डन है। इसलिए इस गंभीर विषय पर परिचर्चा अवश्य होना चाहिए। और आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हम चाहेंगे कि आप डायबिटीज़ से संबंधित जितनी भी कॉमन लोगों की मन में जो जिज्ञासा है उसका हम लोग आज चर्चा करें। और जैसा कि आपने आगे ही बताया कि कितनी बड़ी संख्या हम लोग के पास है। आंकड़े के हिसाब से कहा जाए तो पूरे विश्व की आबादी अभी 463 मिलियन, आप 1 मिलियन 10 लाख का होता है जानते ही हैं, 463 मिलियन समूचे विश्व में अभी डायबिटीज़ हैं। और अपने भारतवर्ष में इसकी तादाद अभी 77 मिलियन तादाद है। और अगर इसका प्रिवेलेंस देखा जाए तो प्रत्येक 100 में 12 आदमी अभी डायबिटिक हैं। और दूसरी जो और महत्वपूर्ण बात है कि ये तो इतने तादाद हैं जिनको हम लोग जान रहे हैं कि ये डायबिटिक हैं, इनमें डायबिटीज़ रोग साबित किया जा चुका है जांच के आधार पर और वो लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं। बहुत लोग पूर्णतः लेते हैं, कुछ लोग नहीं। लेकिन इतने ही आबादी, ऐसा अनुमान है स्टेटिशियंस का और जो रिसर्चर इस फील्ड में जो काम कर रहे हैं उनका अनुमान है कि इतने ही लोग डायबिटीज़ होते हुए अभी जान नहीं पा रहे हैं कि हमको डायबिटीज़ है। तो ये एक अलग समस्या है उन लोगों की समस्या। तो सोच सकते हैं कि आप इतनी बड़ी तादाद में लोग अगर डायबिटीज़ एक बीमारी जो कि इतनी क्रॉनिक बीमारी है और जो अपने साथ इतने सारे बीमारी को उत्पन्न करती है तो एक कितना बड़ा एक समस्या है हमारे देश के लिए। जो बिल्कुल सही कहा सर आपने। बहुत लोग होते हैं जो उसके लक्षण तक पहचान नहीं पाते हैं तो डॉक्टर के पास कहाँ से पहुँचे और कहाँ से अपना इलाज कराए। तो सबसे पहले इसी विषय पर बात करेंगे कि इसके लक्षण क्या है जो लोग पहचान नहीं पाते हैं। बहुत से लोग पहचानते हैं तो डॉक्टर के पास पहुँच जाते हैं, इलाज कराते हैं, लेकिन बहुत से लोग अपने घर पर ही रहते हैं और उस बीमारी से जूझते रहते हैं जिसके कारण मृत्यु दर है वो बढ़ जाती है। तो इसके लक्षण क्या है सर? बिल्कुल, बहुत वाजिब सवाल है आपका। इसके कैसे लक्षण हो कि कोई आदमी पहचाने कि हमको अब शायद डायबिटीज़ हो रहा है, हमको चिकित्सक के पास जाकर जांच कराना चाहिए। ऐसे कुछ अलग अलग डायबिटीज़ भी एक प्रकार के नहीं होते, अनेकों प्रकार के। मैं आगे बताऊंगा चर्चा के जैसे जैसे आगे बढ़ेगी।
साधारणतया जो हम लोग डायबिटीज़ देखते हैं अभी, जो वयस्कों में जो होने वाली डायबिटीज़ को, उसको हम लोग मेडिकल की भाषा में टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। तो ये अधिकांश तीसरे चौथे दशक के बाद ही मनुष्यों में पाया जाता है, स्त्री पुरुषों में। तो इसमें जो साधारणतः जो मुख्यतः लक्षण हैं इनके कि पेशाब का ज़्यादा आना, बार बार पेशाब लगना, मुंह सूखना, खूब पानी पीने की इच्छा होना, खाने की खूब इच्छा होना, भूख ज़्यादा लगना, लेकिन अधिक खाने के बावजूद शरीर का वज़न कम होते जाना, और बहुत ही शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस करना, कमजोरी महसूस करना, ये सब इस बीमारी के मुख्य लक्षण हैं। तो ऐसा लक्षण अगर किसी मनुष्य में आए तो उसको अपने चिकित्सक के पास जाकर टेस्ट करवा लेना चाहिए। और इसके जांच के लिए शुरुआती जांच बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जटिल जांच नहीं है। एक उनका तीन तरह से हम लोग इसको साबित कर सकते हैं। एक, अगर आदमी फास्टिंग ब्लड शुगर होता है, जो कि रात भर लास्ट मील लेने के बाद कुछ नहीं खाए और सवेरे में उनका फास्टिंग स्टेट में ब्लड और यूरिन निकाल के हम लोग टेस्ट करके देखते हैं, तो फास्टिंग ब्लड शुगर और यूरिन शुगर का जांच हो जाता है। अगर वो फास्टिंग स्टेट में पेशेंट नहीं आया है तो एक दूसरा उसी समय तत्काल ब्लड लेकर भी हम लोग जांच कर सकते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं कि रैंडम ब्लड शुगर है, ये रैंडम जांच है, वो किसी भी शरीर में दिन के किसी भी वक्त लिया जा सकता है। और तीसरा है कि हम लोग उस मरीज़ को खाना खाने के लिए बोलते हैं कि आप डाइट ले लीजिए, और उसके 2 घंटे के बाद उसका खून और पेशाब दोनों में हम लोग शुगर की मात्रा को टेस्ट करते हैं। और इसके कुछ वैल्यूज़ दिए हुए हैं, उस वैल्यूज़ से अगर ज़्यादा आता है तब हम लोग उस मरीज़ में सस्पिशन रहता है कि ये इनको डायबिटीज़ है, और उनको उसी हिसाब से हम लोग फिर उचित सलाह देते हैं, डाइट का, एक्सरसाइज का, जो भी है वो आगे देते हैं। तो एक फास्टिंग मरीज़ में, जो कि रात भर फास्ट करने के बाद सुबह में उनका ब्लड लिया गया, उसमें अगर उनके शुगर की मात्रा 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो जाए, और रैंडम ब्लड शुगर अगर 200 से ऊपर मिल जाता है, या फिर खाने के बाद का ब्लड शुगर जो है 180 से 200 के ऊपर की चला जाता है, तो हम लोग मानते हैं कि इस मरीज़ को अब डायबिटीज़ हो रहा है। हाँ, इसके साथ साथ उसमें लक्षण ज़रूर होने चाहिए, जैसा कि पहले मैंने बताया कि मुंह का सूखना, प्यास लगना, ज़्यादा पेशाब आना, भूख खूब लगना, और खाने के बावजूद शरीर का वजन कमना। इन सब लक्षणों के साथ अगर इन तीनों टेस्ट में से कोई 2 टेस्ट अगर पॉजिटिव मिल जाता है तो उस मरीज़ को हम लोग लेवल कर देते हैं कि हाँ, इनको डायबिटीज़ है और उनको इलाज की ज़रूरत है, और प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, और संयमित जीवन शैली अपनाने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही कहा सर आपने, क्योंकि अगर मरीज अपने लक्षण पहचानेंगे तो जल्दी डॉक्टर के पास जाएंगे, इलाज करवाएंगे और कंट्रोल किया जा सकता है डायबिटीज़ को। अगर बात करें उन मरीजों की कि जिन्हें डायबिटीज़ हो गया है, या फिर ऐसे लोगों की जो डायबिटीज़ से बचना चाहते हैं, तो उन्हें अपने खान पान में क्या परहेज करने की ज़रूरत है? बहुत अच्छा सवाल आपने बताया। चूँकि डायबिटीज़, अगर आपको थोड़ा विस्तार से हम लोग बात करें, डायबिटीज़ के कारण के बारे में अगर सोचा, ये इसको एक बोलते हैं हम लोग जीवन शैली से संबंधित बीमारी है, लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ है। और इसमें कहीं ना कहीं फॉल्टी लाइफस्टाइल का भी बहुत ज़्यादा एक महत्व होता है। और वैसे रिसर्चर्स के मुताबिक देखा गया है कि हम लोग जो साउथ एशियन कंट्री में जितने हम लोग हैं, उसमें हम लोगों का जीन का इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन है कि हम लोग डायबिटीज़ होने के लिए ज़्यादा प्रोन माने गए हैं। लेकिन तब भी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होने के बाद भी सभी आदमी को डायबिटीज़ नहीं होगा अगर वो स्वस्थ जीवन शैली अपनाएंगे। अगर होगा भी तो काफ़ी देर से होगा, माने तीसरे या चौथे दशक में ना हो सकता है उनको 6वें 7वें दशक में ज़िंदगी में हो। लेकिन जो स्वस्थ जीवन शैली नहीं अपनाएंगे, अपने आहार व्यवहार विचार में अपना एक अच्छी स्वस्थ जीवन शैली नहीं रखेंगे, तो उनको हो सकता है कि पहले ही डायबिटीज़ के लक्षण आने शुरू हो जाए, डायबिटीज़ उनको पहले हो जाए। तो जैसा कि आपने बताया कि खाने में हम लोगों को ये डायबिटीज़ मेनली एक ऊर्जा का संतुलन है, कैलोरी का बैलेंस करने की बीमारी है। आप जो अपना रोज़ के काम के लिए अब जो खाना लेते हैं वो शरीर में ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है, उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है जिससे कि हम लोग विभिन्न प्रकार के काम कर पाते हैं। अब इस ऊर्जा को व्यय ही होना चाहिए, जितना हम लोग ऊर्जा उत्पन्न करते हैं खाना को लेकर, उतना ही ऊर्जा हमको अपने कार्य के दौरान, अपने दैनंदिन एक्टिविटी के दौरान हम लोगों को उनका उतना खर्च भी करना चाहिए। अगर किसी कारणवश हम खाना ज़्यादा लेते रहे और अपना एक्टिव लाइफस्टाइल ना हो, हम ज़्यादा बैठे ही रहें, लेटे ही रहें और व्यायाम ना करें, तो इसमें एनर्जी का इम्बैलेंस होने लगता है। और यही
जाकर आगे जाकर डायबिटीज़ में परिणत हो जाता है। तो एक एनर्जी का इम्बैलेंस हमको रखना है। उसमें भी खाने में है कि बहुत ही एनर्जी डेंस फूड हम लोग को नहीं लेना चाहिए। हम लोगों की जो अपने पूर्वजों का जो आहार व्यवहार आहार जिस तरह का हुआ करता था, ज़्यादा हम लोग प्राकृतिक रूप का ज़्यादा खाना, प्रकृति के नज़दीक, जैसे रॉ वेजिटेबल हो या रॉ फ्रूट्स ताज़े फल का ज़्यादा सेवन हो या होल अनाज हम लोग ज़्यादा खाते थे। तो उन सब का परिचलन अब ख़त्म हो गया। अब लोग ज़्यादा पॉलिश राइस भी खाएंगे तो पॉलिश खाते हैं, आटा से ज़्यादा मैदा ये सब का यूज़ होने लगा है। फिर फास्ट फूड और जंक फूड आ गया। उसके बाद ज़्यादा तले भुने खाने का प्रचलन होने लग गया। तो एनर्जी कैलोरी बहुत हम लोग को ज़्यादा अधिक से मात्रा से ज़्यादा मिलने लगे, जितना हमारे शरीर को ज़रूरत नहीं है। जितनी हम एक्टिविटी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते नहीं है, लेकिन उससे दुगुना तिगुना कैलोरी का हम लोग कंजम्पशन कर लेते हैं। तो वो सभी अंत में जाकर वो हमारे शरीर के जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन के तंत्र को है नष्ट कर देता है और डायबिटीज़ उत्पन्न होने लग जाता है। तो मोटा मोटी खाने में यही संतुलन हम लोग को बना के रखना है कि जितना हम खाएं उसको हम पचाएं और ज़्यादा एनर्जी डेंस फूड ना ले, ज़्यादा संतुलित आहार इस माने में ले कि हमारे खाने का जो मुख्य अंग होता है, हमारे खाने में एक संतुलित आहार में प्रोटीन भी चाहिए, फैट भी चाहिए और कार्बोहाइड्रेट तो चाहिए ही चाहिए, और फिर मिनरल है, फाइबर्स है एंड विटामिन्स है, कुछ ट्रेस एलिमेंट्स है। इन सब का समावेश एक संतुलित आहार में होना चाहिए। और हम इंडियन जो है, हमारी खाने की कुछ फूड हैबिट्स भी, हम लोग की खाने की शैली इस तरह की है कि हम लोग ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाते हैं। वही अगर वेस्टर्न पॉपुलेशन दुनिया के बाकी हिस्सों में देखा जाए तो वो लोग ज़्यादा प्रोटीन रिच फूड ज़्यादा खाते हैं, वो मछली मांस के तौर पर हो या दूसरे आहार के रूप में हो। लेकिन उन लोगों का मेन डाइट प्रोटीन का डाइट होता है, कार्बोहाइड्रेट का अंश उतना ज़्यादा नहीं होता। लेकिन हम लोग आदतन हम लोग की शैली, खाने की शैली उस तरह की है, हम लोग कार्बोहाइड्रेट ही हम लोग का ज़्यादा होता है। तो एक डायबिटीज़ न होने के लिए और एक डायबिटीज़ हो गए मरीज़ को भी अपने खाने का बैलेंस इस तरह का संतुलन रखना चाहिए कि 40 to 60% एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से आए, लगभग 15 से 20% फैट से आए, कुछ 15 से 20% प्रोटीन से, बाकी वो मिनरल, विटामिन और ट्रेस एलिमेंट्स, ये सब ताज़े फल हो, मौसमी फल हो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल हो और अंकुरित जो अन्न हम लोग लेते हैं वो सब लें। तो इन सब से एक खाने का संतुलन बना रहता है और वैसे व्यक्ति पर कार्बोहाइड्रेट के पाचन पर ज़्यादा जोर नहीं पड़ता और शुगर होने की संभावना, ब्लड शुगर बढ़ने की संभावना कम रहती है। सर, कहा जाता है कि अगर जिसको शुगर होता है तो इसमें क्या मानसिक तनाव, लोग बोलते हैं क्या कि कभी कभी बहुत सुनने में आया है कि थ्योरी मतलब जैसे कि नेट पर सर्च करते हैं या फिर कहीं भी लोगों के मुंह से सुनते हैं कि मानसिक तनाव की वजह से डायबिटीज़ होता है। तो ये थ्योरी कहाँ तक सही है कि ज़्यादा तो टेंशन लेते हैं, परेशान रहते हैं, डिप्रेस रहते हैं तो उन्हें शुगर होता है? बहुत माकूल सवाल आपने पूछा मोना जी। और तनाव तो सचमुच, चूँकि हमारे शरीर का सारा फंक्शन जितना है, मेटाबॉलिक फंक्शन, शरीर का सारा मेटाबॉलिक फंक्शन हमारे ब्रेन से कंट्रोल होता है। और हमारे ब्रेन का एक हिस्सा जो हाइपोथैलेमस है, वो इन सारे हम लोग के इंटरनल इन्वायरमेंट का स्टडी करते रहता है। और अगर किसी तरह से हम लोग को मानसिक अगर स्ट्रेस है किसी तरह का हो, और आजकल की ज़िंदगी में जो आधुनिक भौतिकवादी युग है, इसमें तो दौड़ लगी हुई है आगे बढ़ने की, तो इस होर में आदमी को तनाव होना आवश्यक है, क्योंकि सबको उतना अपेक्षित सफलता मिल नहीं पाता, उसको लेकर अवसाद होना काफ़ी स्वाभाविक है। और स्ट्रेस में ऐसा देखा गया कि स्ट्रेस होने से सारे शरीर के जितने भी शरीर में जो पॉजिटिव हार्मोन्स है उनका कमी होने लगता है, और जितने भी निगेटिव हार्मोन्स जो कि आपके पाचन तंत्र और मेटाबॉलिज्म को दूसरी तरह से अफेक्टेड करते हैं, उनका अधिकता हो जाता है। और कहीं ना कहीं जाके वो कार्बोहाइड्रेट के पाचन को और दूसरे चीज़ के पाचन को भी बहुत अव्यवस्थित कर देता है और डायबिटीज़ उत्पन्न करने में काफ़ी हद तक वो भागीदार होता है। तो स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा महत्व है, और इसीलिए डायबिटीज़ के मैनेजमेंट में, एक डायबिटीज़ रोग से ग्रसित आदमी के मैनेजमेंट में आपके चिकित्सक आपको सलाह देते हैं कि एक स्वस्थ जीवन शैली में आपको तनाव मुक्त एक जीवन शैली अपनाना है। आपको अपने दैनंदिनी में, अपने डेली लिविंग में एक ऐसा शौक आपको रखना है जिससे कि आपको आनंद मिले, कुछ
समय ऐसा रखिए जो कि आप स्ट्रेस तनाव मुक्त हो। अगर आपको संगीत सुनने में आनंद है तो संगीत सुनिए। अगर हल्का एक्सरसाइज करके आपको आनंद मिलता है, लोगों से इंटरेक्शन करके बातचीत करके आनंद मिलता है, भजन कीर्तन में अगर आपका मन लगता है तो उस तरह से आप लगाइए जिससे कि आप तनाव मुक्त हो। इसलिए आप देखे होंगे कि काफ़ी स्ट्रेस बस्टिंग प्रोग्राम्स भी काफ़ी चलते रहते हैं हमारे जो कुछ जो इस तरह के हैं जो काफ़ी स्ट्रेस को रिलीफ करने के रिलीज़ कराने वाले प्रोग्राम भी, योग का भी इसमें काफ़ी योगदान है। तो स्ट्रेस का सचमुच बहुत ही बड़ा योगदान है, क्योंकि शरीर के सारे अंग हमारे जितने हैं वो सब ब्रेन से ही गवर्न होते हैं, और तनाव ब्रेन के उस पार्ट को जो सारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है उसको दिक्कत में डालते हैं। तो हमारे दर्शकों को ये समझने की ज़रूरत है कि एक खुशहाल जो जीवन है वही आपके शरीर को भी स्वस्थ रख सकता है, तो बिल्कुल तनाव से दूर रहना चाहिए। सर, बात करें कि अगर व्यायाम की, जिम्स की, आजकल लोग बहुत ज़्यादा जिम जाते हैं, व्यायाम करते हैं, तो अगर एक डायबिटीज़ रोगी की बात करें तो उसे कितनी देर व्यायाम करना चाहिए और उसके लिए इसके फ़ायदे क्या क्या हैं? बहुत समसामयिक सवाल आपने पूछा है। अभी विगत के 1-2 महीनों में हम लोगों ने देखा, आपने भी देखा ही होगा, आप तो मीडिया से जुड़ी हुई हैं, 2 बहुत ही अच्छे एक्टर जो कि फिजिकली बहुत फिट थे और प्राइम एज में थे, 40s में थे वो, और हार्ट अटैक की वजह से एकदम सडन कार्डियक डेथ होकर उनका अवसान हो गया। और उस समय से ही चर्चा चल रही थी। हमारे एक बहुत बड़े क्रिकेटर भी थे, एक्स क्रिकेटर, जो भी ट्रेडमिल करते समय उनको भी हार्ट अटैक हुआ था। संजोग बस भगवान की कृपा रही, उनकी जान रक्षा हो गई। तो एक्सरसाइज का बहुत महत्व है, और एक्सरसाइज डायबिटीज़ के मरीजों के मैनेजमेंट में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। डाइट के एडवाइस के साथ साथ हम लोग एक्सरसाइज की भी एडवाइस देते हैं, लेकिन कुछ शायद हम लोग फिजिशियन भी कुछ हद तक जिम्मेवार हैं, चूँकि क्लिनिक में हम लोग उतना टाइम देकर मरीज़ को समझा नहीं पाते हैं। डाइट के बारे में तो मोटा मोटी बता भी दिया जाता है, लेकिन एक्सरसाइज के पार्ट के बारे में हम लोग कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाते हैं। आज आपने यह सवाल उठाया, बहुत अच्छा किया, और इस डायबिटीज़ डे पर इस पर थोड़ी चर्चा मैं चाहूँगा कि 2-3 मिनट में आपका समय लेकर अपने दर्शकों को बताऊँ, क्योंकि इस तरह के जो मूल्यवान ज़िंदगी जो है वो नष्ट ना हो जाए। क्योंकि बहुत लोग इसके एक्सरसाइज को दूसरे तरह से करते हैं जिस तरह से न करना चाहिए। और डायबिटीज़ वाले मरीजों को सबसे पहले, जिनको डायबिटीज़ रोग से ग्रसित हैं, एक्सरसाइज तो ऐसे नॉन डायबिटिक आदमी को भी करना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए। जिनको डायबिटीज़ नहीं है उनको भी डायबिटीज़ करना चाहिए। हमारा ये दुर्भाग्य है कि आजकल की पीढ़ी जो है वो घर से बाहर निकलती ही नहीं है। पहले बच्चे सुबह शाम घर में नहीं रहते थे, 2-3 घंटा अपना फील्ड में अपना समय बिताते थे, लेकिन अब तो मोबाइल और टीवी और ये लैपटॉप की दुनिया में ही उलझ कर रह जाते हैं। शारीरिक परिश्रम उनका होता है, खेलने नहीं निकलते हैं। डायबिटीज़ के मरीजों को जो हम लोगों जो वैज्ञानिक तथ्य जो सामने आया है, जिसमें कि उनको ग्रेडेड एक्सरसाइज ऐसा कराना चाहिए जिससे कि बहुत ज़्यादा अनड्यू एक्सर्शन उनको ना हो, और उसको भी एक्सरसाइज करने से पहले हर एक डायबिटीज़ के रोगी को थोड़ा सा एक स्क्रीनिंग टेस्ट से गुजरना चाहिए। अपने चिकित्सक से सलाह लेना चाहिए कि हमें किस तरह का एक्सरसाइज हम करें, और जैसे हम लोग डाइट का प्रिस्क्रिप्शन करते हैं वैसे ही एक्सरसाइज का भी प्रिस्क्रिप्शन उनको होना चाहिए कायदे से। तो एक्सरसाइज में है कि पहले उस डायबिटीज़ के मरीजों को हम लोग देख लें कि वो उनकी किस तरह की स्थिति है, उनका डायबिटीज़ का स्तर किस तरह का है, और डायबिटीज़ के साथ साथ उनको और कोई क्रॉनिक बीमारी डायबिटीज़ का और कोई कॉम्प्लिकेशन तो साथ में नहीं है। जैसे कि बहुत सारे लोगों को हार्ट का समस्या, हार्ट डिजीज़ डायबिटीज़ के साथ साथ रहता है। बहुत लोगों को स्नायु तंत्र की पेरिफेरल न्यूरोपैथी साथ साथ होता है। बहुत सारे डायबिटीज़ मरीजों को आँख में जो हम लोग बोलते हैं जिसके चलते अंधापन हो जाता है, हम लोग मेडिकल की भाषा में उसको डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं, उसकी समस्या रहती है। तो इन सब मरीजों के लिए बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज जो है हानिकारक है। उनको अगर एक्सरसाइज कराना भी है तो किस तरह का एक्सरसाइज करेंगे और कितना करेंगे, उसके लिए एक प्रॉपर वे में उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक एक्सरसाइज का रेजिम सब मरीजों के लिए लागू नहीं होता, और ख़ासकर जो हार्ट डिजीज़ के मरीज़ हैं उनको तो बिल्कुल ही अलग से उनको समय देकर समझाना चाहिए। एक्सरसाइज में हम लोग कहते हैं कि 3 तरह का एक्सरसाइज डायबिटीज़ के मरीजों को करना चाहिए। कुछ एरोबिक एक्सरसाइज हैं जो कि आप फ्री हैंड से करते हैं, जिसमें कि चलना आता है। वाकई उसमें बेस्ट माना जाता है कि अगर आप वॉक करते हैं और ब्रिस्क वॉक करते हैं तो वो आपके लिए अच्छा है। लेकिन वो एक्सरसाइज शुरू करना, जब आप शुरू करते हैं तो ऐसा नहीं कि पहले ही दिन से आप 2-4 किलोमीटर दौड़ लगाना शुरू कर दें। ऐसी आपको ग्रेडेड एक्सरसाइज करना है। उसमें जो हम लोग को रिकमेंडेशन है कि पहले वीक में आप
अच्छा, किसी भी एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले ये नहीं कि आप बैठे हुए हैं और एकाएक से आप बहुत तेज़ चलना या दौड़ना शुरू कर दें। एक वार्म अप पीरियड 5 मिनट का समय शरीर को वार्म अप करने के लिए, जिसमें कि आप धीरे धीरे चलें, शरीर को थोड़ा अपने मसल को ढीला होने दें, रिलैक्स, तो थोड़ा सा गति में आने दें, ब्लड का प्रवाह थोड़ा संचालित होने दें और शरीर आपका वार्म हो जाए, तब आप फिर अपना ब्रिस्क एक्सरसाइज करें। और फिर उस एक्सरसाइज के ब्रिस्क वॉक करने के बाद भी 5 मिनट का कूलिंग पीरियड होना चाहिए। ये 5 मिनट करने से पहले, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले और 5 मिनट एक्सरसाइज ख़त्म करने के बाद ये कूलिंग और प्रिपेयरिंग पीरियड होना चाहिए। और 30 मिनट का वॉक हम लोग बोलते हैं, लेकिन पहले सप्ताह में नहीं, पहले दिन से आप शुरू कीजिए। पहले आप 5 मिनट से शुरू कीजिए, पहले दिन 10 मिनट कीजिए, 15 मिनट, पहले सप्ताह, एक सप्ताह में थोड़ा सा 5-5 मिनट का बढ़ाते जाइए और लगभग 5-6 सप्ताह में जाकर आप 30 मिनट का टाइम फ्रेम जो है कीजिए। 5 मिनट पहले आपका वार्म अप पीरियड, 5 मिनट आपका कूलिंग पीरियड और 30 मिनट का आपका ब्रिस्क वॉक होना चाहिए। और ब्रिस्क वॉक में हम लोग जो एडवाइस करते हैं वो पेशेंट के एज को देखते हुए, उसके वेट को देखते हुए और उसके और अन्य कितने बीमारी हैं उसको देखते हुए हम लोग एडवाइस करते हैं कि आपको कितनी तेज़ी से करना है। उसमें अलग कैलकुलेशन है जो कि सब लोगों के लिए आवश्यक नहीं है जानना, वो हृदय की गति से रिलेटेड है। उसको देख के हम लोग कैलकुलेट करके बताते हैं कि कितने स्तर का आप एक्सरसाइज, कितना तेज़ी से आप वॉक कर सकते हैं। अगर बात करें डायबिटीज़ के मरीजों की, तो डायबिटीज़ किन किन अंगों पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है? बहुत अच्छा सवाल। डायबिटीज़ जैसा कि हम लोग जानते हैं, अब हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहा जाए तो आजकल डायबिटीज़ को कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ कहते हैं, मतलब कि इक्विवेलेंट के बराबर, समतुल्य माना जाता है, क्योंकि मेनली ये हार्ट को और खून की नलियों को अफेक्टेड करती है। और आप जानते हैं कि प्रत्येक अंग को अच्छा फंक्शन करने के लिए उनको रक्त की सप्लाई, खून का सप्लाई होना ज़रूरी है, जिसको वैस्कुलर सिस्टम हम लोग कहते हैं। तो ये डायबिटीज़ मेनली वैस्कुलर सिस्टम को ही अफेक्ट कर देता है। आपको जो अंग आपको आपके अंगों को भोजन देता है, ऑक्सीजन ले जाने की सुविधा देता है, उसी अंग में विकार उत्पन्न हो जाता है, तो वैस्कुलर डिजीज है। तो खून की नलियों में बीमारी पैदा होने के चलते ये 2 तरह की मेनली बीमारी, जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोवैस्कुलर, जो कि छोटी छोटी नलिकाओं, रक्त नलिकाओं को अफेक्टेड करती है, और दूसरा है मैक्रोवैस्कुलर, जो कि बड़े आकार की नलियों को अफेक्ट करती है। तो माइक्रोवैस्कुलर डिजीज से और मैक्रोवैस्कुलर डिजीज़ को अफेक्ट करने से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। जैसे कि माइक्रोवैस्कुलर डिजीज़ में सबसे, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि आँख का रेटिनोपैथी हो जाता है, उसके बाद किडनी को अफेक्ट करते हैं, नेफ्रोपैथी होता है, और फिर नस को, पेरिफेरल जो स्नायु तंत्र होता है, जहाँ से सेंसेशन हम लोगों को ब्रेन को पहुँचता है, जो टच, पेन, टेम्परेचर का सेंसेशन वगैरह जो हम लोग ब्रेन से परसीव करते हैं, उसको ये सब माइक्रोवैस्कुलर डिजीज़ होने से होता है। और फिर बड़े खून की नलिकाओं को जो अफेक्ट करता है, जिसमें कि आपका हार्ट का अफेक्ट हो सकता है, और सेरेब्रोवैस्कुलर, मतलब ब्रेन में जो खून की नली सप्लाई करती है उसका हो सकता है। कभी कभी देखते होंगे कि आप डायबिटीज़ के चलते पैर सड़ने लग जाता है, ये पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ है। मतलब आपके हाथ और पैरों में जो रक्त की नलिकाएं जानती है, उनमें विकार उत्पन्न होकर उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होने लगता है, जिसके चलते उनका खून का प्रवाह रुक जाता है और अंग सड़ने लग जाते हैं। और आपको बताएं कि डायबिटीज़ लोअर लिम्ब एम्पुटेशन का, मतलब निचले माने पैर को काटने का सबसे दूसरा कारण है, प्रमुखतः कारण है ट्रॉमा के बाद। ट्रैफिक एक्सीडेंट में जो जितने आदमी अपने पैरों को गंवाते हैं, उसके बाद दूसरे नंबर पर डायबिटीज़ ही आता है, जिसके चलते पैर गंवाना पड़ जाता है। तो ये माइक्रोवैस्कुलर और माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन, और भी अन्य जटिलताएं, क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस जो है डायबिटीज़ के चलते होते हैं, आप सभी जानते हैं। ये स्किन से लेकर लीवर से लेकर आँखों को तो अफेक्ट करेंगे ही, ब्रेन को, सारे अंग को डायबिटीज़ अफेक्टेड करते हैं। पुरुषों में नपुंसकता भी बहुत हद तक इस डायबिटीज़ की बीमारी के चलते हो जाती है। तो ये सब इसके मुख्य कारण हैं। जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने। और ऐसा कहा जाता है कि जिसको डायबिटीज़ हो जाता है, अगर कट जाए या फिर कोई घाव हो जाए तो वो घाव जल्दी ठीक नहीं होता, और कट जाए तो मतलब बिल्कुल ठीक ही नहीं होता। तो वैसे जो मरीज़ है, जो इस तरीके से जूझ रहे हैं कि उनको डायबिटीज़ है और उन्हें कोई घाव वगैरह हो गया है या फिर कहीं कट गया है, तो वो कैसे अपने घाव या फिर जो कटे हुए चीज़ उसको रिलीज़ करा सकते हैं, कैसे ठीक कराएं? बहुत अच्छा सवाल है। ये भी डायबिटीज़ के बीमारी का एक दूसरा पहलू है।
जिन व्यक्तियों में डायबिटीज़ के रोग हो जाते हैं उनमें शरीर में रोग से लड़ने की क्षमता भी बहुत हद तक कंप्रोमाइज़ घट जाती है। और डायबिटीज़ के मरीजों में ऐसा देखा गया है कि उनको स्किन और सॉफ्ट टिश्यू का मतलब चमड़े और मांस में घाव इन्फेक्शन होने की ज़्यादा टेंडेंसी रहती है। और सही बात है कि ये चूँकि उनके सेल की कोशिकाओं में शुगर की मात्रा ज़्यादा बढ़ी रहती है और ऊपर से खून की नलिकाओं में अगर रोग उत्पन्न हो गया है तो रक्त का प्रवाह भी कम हो जाता है और उनमें अगर खाली पैर नंगे पैर चले वले तो चोट वोट लगने के कारण घाव भी होने की संभावना। तो ये तीनों चारों फैक्टर मिल के उनको इन्फेक्शन से ज़्यादा प्रोन बना देता है। तो डायबिटीज़ के मरीजों को इसका भी ध्यान रखना चाहिए और ख़ासकर हम लोग उनको सलाह देते हैं कि अपने पैरों की ज़रूर देखभाल करें, क्योंकि पैर आपका हमेशा ज़मीन के कांटेक्ट में रहता है। अगर आप नंगे पैर चलते हैं तो आपको चोट लगने की, इंजरी होने की ज़्यादा संभावना रहती है। और चूँकि आपके पैरों का स्नायु तंत्र भी अफेक्टेड है, खून की सप्लाई भी थोड़ी अफेक्टेड है, तो आप में ज़्यादा इन्फेक्शन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसलिए डायबिटीज़ के मरीजों को इस संबंध में भी जानकारी रखनी चाहिए और ज़रा सा भी कुछ इस तरह का इन्फेक्शन का साइन अगर मिले तो उसे तुरंत डॉक्टर से मिल के उचित एंटीबायोटिक वगैरह लेकर उसको इलाज करना चाहिए। बात करें सर कि अगर हमें डायबिटीज़ से बचना है तो ऐसे कौन सी क्रियाएं हैं जो हमें करनी चाहिए ताकि हम डायबिटीज़ से बच सकें? बिल्कुल बिल्कुल, यही आपका यही प्रश्न जो है ना, ये अभी विश्व में जो इतने तेज़ी से जो इतनी तादाद डायबिटीज़ की बढ़ रही है, उसके लिए यही क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर हम प्रिवेंटिव मेजर्स डायबिटीज़ के संबंध में लें तो हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में जितनी तेज़ी से यहाँ पर जो डायबिटीज़ का प्रिवेलेंस हमारे कंट्री में बढ़ रहा है और हम विश्व में एकदम टॉप करने जा रहे हैं इस गलत चीज़ में, तो उसमें शायद कुछ रोक लग जाए। तो इसलिए प्राइमरी प्रिवेंशन, हम लोग इसको बोलते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन ऐसे बोलते हैं जिन लोगों को अभी डायबिटीज़ नहीं हुई है लेकिन पहले से वो कुछ इस तरह का व्यवस्था, इस तरह के अपने आचार विचार, व्यवहार, खान पान, अपनी जीवन शैली में इस तरह का चेंज लाएं कि उनको डायबिटीज़ न हो। अगर हो भी तो बहुत लेट कर हो, और अगर हो भी तो उनमें डायबिटीज़ का कॉम्प्लिकेशन कम से कम न हो। तो उसके लिए बहुत ही है कि शुरू से, जैसा कि मैंने कहा कि हमारे अभी जो यंगर जनरेशन है फील्ड जाना ही भूल गए हैं, तो इसमें नियमित व्यायाम बहुत आवश्यक है। और कैलोरी का बैलेंस जो मैंने शुरू में ही कहा कि खाने का फूड इनटेक और अपना उसको पचाने का, उसको व्यय करने का आपका बैलेंस रखना जरूरी है। उसके लिए आपको नियमित व्यायाम आपको अपने दैनिक दिनचर्या में रूटीन में शामिल करना पड़ेगा। ये नहीं कि कभी मन हुआ महीने 2 महीने में एक दिन जाके घूम लिए थोड़ा सा, इससे नहीं होने वाला है। आपको नियमित व्यायाम करने की ज़रूरत है और उसका एक पैमाना है कि कम से कम सप्ताह के 7 दिन में 5 दिन आपको करना है। डेली कम से कम 30 मिनट का, तो सप्ताह में 150 मिनट आपको कम से कम ब्रिस्क वॉक करना चाहिए। और एक आइडियल बॉडी वेट जो आपके डॉक्टर आपका हाइट, आपकी ऊंचाई और आपको वेट देख के आपको बताएंगे कि आपका वेट आइडियल है कि नहीं, आप स्वस्थ, आपका वज़न है कि नहीं, या आप बीमारी की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। इसको हम लोग बोलते हैं हाइट और वेट के हिसाब से हम लोग BMI कैलकुलेट करते हैं, बॉडी मास इंडेक्स। तो बॉडी मास इंडेक्स को 19 और 25 के बीच में रखना है। 25 से ज़्यादा आप मोटापा में आ जाएंगे और 19 से कम अगर हो तो आप अंडर न्यूट्रिशन, कुपोषण का शिकार माने जाएंगे। तो आपको एक स्वस्थ आदमी को 19 से 25 के बीच में BMI रखना चाहिए। और इसके लिए आपको जैसे बताया एनर्जी डेंस फूड नहीं खाना है, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, नियमित मान 40 to 60% कार्बोहाइड्रेट से जाना चाहिए आपका दिन का। आहार आपका इस तरह का हो कि मुख्य ऐसा नहीं हो कि अब 2 वक्त का ही खाना खाएं लेकिन ठेल कर खा लें। तो एक संतुलित और अच्छा आहार उसको माना जाता है कि दिन में आप 2 मुख्य खाना खाएं, 2 बार स्नैक लें, अल्पाहार लें और बीच में 2 रिफ्रेशमेंट लें, छोटा रिफ्रेशमेंट। 4-5 घंटे से ज़्यादा पेट खाली ना रहे लेकिन थोड़ा ही कैलोरी ले। और एनर्जी डेंस फूड ना खाएं, फ्राइड फूड्स ज़्यादा अवॉइड करें। और आजकल जो प्रचलन हो गया है टिन्ड और प्रिजर्व वाले फूड आइटम बाज़ार से हम लोग जाते हैं और ख़रीद के ले आते हैं, वो सब में प्रिजर्वेटिव भी है, केमिकल्स है और उसमें खाने की क्वालिटी भी, गुणवत्ता भी बनी नहीं रहती है, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा ताज़ा फलों का सेवन करें, जो मौसमी फल, ज़रूरी नहीं कि जिस मौसम में जो फल नहीं हो उसके लिए खोजना चालू कर दें। जिस मौसम में जो फल होता है वही खाइए।
फल आपके रूटीन के आहार में शामिल होना चाहिए। यह नहीं कि हम लोग को जो एक मानसिकता हो गई कि जब बीमार पड़े तभी फल खाएं, ऐसी बात नहीं। फल रोज़ खाने की चीज़ है, हरी सब्जी रोज़ खाने की चीज़ है। अंकुरित जो आपका चना हुआ, मूंग हुआ, या जो भी और भी स्प्राउट्स हैं, जो भी जर्मिनेट करके आप खाते हैं उसको आप रोज़ खाइए, अपने दैनंदिनी के लाइफ में शामिल कीजिए। और व्यायाम आवश्यक है। तो अगर ये सब चीज़ आप करते हैं, और ऑफ कोर्स जो पहले आपने कहा कि तनाव मुक्त ज़िंदगी, तनाव मुक्त ज़िंदगी में सफलता सबको चाहिए, लेकिन सिर्फ भौतिक सफलता के पीछे दौड़े रहेंगे तो आपका बहुमूल्य स्वास्थ्य जो है वो नष्ट हो जाएगा। और शरीर को सुख देने के लिए, अच्छा आदमी को सुख पाने के लिए सबसे पहले एक निरोगी काया चाहिए। तो काया को आप स्वस्थ रखें। बिल्कुल सही कहा सर आपने। और ये सब अगर आप उपाय शुरू से ही करते हैं, अपने बच्चों में इस तरह के ट्रेनिंग आप पहले से, संस्कार पहले से डालना शुरू कर देते तो उनको एक स्वस्थ जीवन शैली वो जिएंगे। हो सकता है कि उनको डायबिटीज़ ना हो, अगर हो भी तो बहुत लेट करके हो, जिससे उनको बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव ना हो। बिल्कुल सही कहा सर आपने। अगर बात करें डायबिटीज़ के रोगियों के खान पान की, तो देखा जाता है कि डायबिटीज़ के जो रोगी हो जाते हैं उन्हें खान पान में बहुत कंट्रोल करना पड़ता है। चावल नहीं खा सकते हैं, रोटी ही खाना है, सिर्फ बहुत सारे परहेज करना पड़ता है। फिर दवाइयाँ हैं, समय समय पर दवाई लो, कुछ खाने के लिए मतलब जो मन की इच्छाएँ हैं कि मुझे ये खाना है वो नहीं खा सकते हैं, मीठा नहीं खा सकते। ऐसा नहीं है मोना जी, ऐसा नहीं है। देखिए पूरे दक्षिण भारत में और पूरे बंगाल में लोग चावल ही तो खाते हैं, और ऐसा नहीं है कि उन लोगों में डायबिटीज़ किसी को नहीं है, उनका डायबिटीज़ भी मैनेज होता है। तो ऐसा बात नहीं कि चावल बिल्कुल से मना है, ऐसी बात नहीं है। हम लोग, जैसा कि मैंने बताया कि एक खाने में संतुलन चाहिए, रेशियो है हर एक चीज़ का, किस पदार्थ से आपको कितना कैलोरी लेना है। हमको कार्बोहाइड्रेट से 40 to 60% कैलोरी लेना है। तो ऐसा नहीं कि आप चावल हम खा रहे हैं तो पूरा चावल का ही इतना गोला, पूरा थाली आपका चावल से ही भर जाता है और बाकी चीज़ आप नगण्य हो जाता है, तो वो फिर आपका असंतुलित आहार हो गया। चावल की भी थोड़ी मात्रा लीजिए, और साथ में प्रोटीन वाली चीज़ जो है, जैसे दाल है, छिमीदार सब्जी है, हरी साग सब्जी है, सलाद साथ में लीजिए, फल लीजिए, स्प्राउट्स लीजिए, ये सब साथ में लीजिए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, खाने की मात्रा, जैसे मैंने कहा कि मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। छोटी छोटी खाना खाइए, 4 घंटे 5 घंटे पर खाइए, लेकिन थोड़ा थोड़ा आहार खाइए। अगर इस तरह से आप खाते हैं तो आप कभी कभी आप, ऐसा नहीं है डायबिटीज़ के मरीजों को, ऐसा नहीं कि हम डेजर्ट जो है, मिठाई खाने के बाद कभी कभी मिठाई खाने का मन होता है तो कभी कभी आप नहीं खा सकते। हाँ। तो खा सकते हैं, तब उस दिन आप जो है मुख्य खाना में से थोड़ा सा कम कर दीजिए। आप कैलोरी आपको बैलेंस करना है उतना, अगर चावल इतना खाते हैं तो थोड़ा सा उसको आधा कर दीजिए, एक मिठाई आप खा सकते हैं। और कोशिश करनी है कि डायरेक्ट शुगर का ज़्यादा कंजम्पशन ना हो। डायरेक्ट शुगर, और हम लोग खाने की कैटेगरी हम लोग करते हैं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, कौन खाना कितना जल्दी शुगर आपका बढ़ाता है, उसके ऊपर फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हम लोग डिसाइड करते हैं। तो जिस खाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है उसको डायबिटीज़ के लिए प्रेफर्ड माना जाता है, उसके लिए डायबिटीज़ के लिए रिकमेंड किया जाता है। और जो खाना तुरंत आपके शरीर में रक्त के शुगर की मात्रा बढ़ा दे उसको हम लोग बोलते हैं कि अवॉइड करने के लिए। तो डायरेक्ट गुड़ चीनी का सामान जो है वो तुरंत आपको बढ़ा देगा, तो उसको अवॉइड कीजिए। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में आप ले सकते हैं, जैसे आलू। अब ऐसा नहीं कि लोग आलू एकदम से छोड़, आलू तो कोई सब्जी के रूप में ही खाता है, ज़्यादा से ज़्यादा उसके खाने में एक आलू आता होगा, 4-5 टुकड़े आते होंगे। तो आलू ऐसे भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, आप ले सकते हैं। और कभी अगर बहुत मन करे तो डेजर्ट भी खा सकते हैं। वैसे आजकल आर्टिफिशियल स्वीटनर्स भी मिलते हैं, कुछ उसमें से सेफ़ स्वीटनर भी हैं। आपको बहुत अगर मिठाई खाने का कभी मन हो तो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा सर आपने। अगर जो डायबिटीज़ के मरीज है वो हाइपोग्लाइसीमिया से कैसे बचे? हाँ। बहुत महत्वपूर्ण हो गया हाइपोग्लाइसीमिया से बचना, तो वो कैसे बचे इस बीमारी से? हाँ, ये अब आपने अच्छा सवाल पूछा है। ये डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट से रिलेटेड ये एक सवाल है आपका। और तो उसके संदर्भ में हम आपको थोड़ा सा, इस सवाल पर आने से पहले मैं थोड़ा आपको बता दूं कि डायबिटीज़ में डायबिटीज़ का जो मैनेजमेंट हम चिकित्सक लोग करते हैं, पहले तो हम लोग डाइट की एडवाइस देते हैं कि डाइट का किस तरह का आप होना चाहिए आपका। उसके बाद आपको स्वस्थ जीवन शैली कैसे अपनाना है, उसमें एक्सरसाइज कैसा होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, स्ट्रेस को कम करने के लिए जो ये सब हम लोग करते हैं। उसके बाद आता है कि इन सब के बावजूद भी अगर आपका ब्लड शुगर की मात्रा जो है, जो निर्धारित मात्रा है स्वस्थ लोगों के लिए, उतने पर अगर ना आता है, तब हम लोग ड्रग ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। उसमें कुछ दवाएँ हैं और उसमें बहुत सारे ग्रुप की दवाएँ हैं। कुछ दवाएँ इस तरह का, अच्छा
यहाँ पर थोड़ा आपको मैं बता दूं कि डायबिटीज़ के प्रकार के बारे में मैंने पहले भी कहा था, तो मैं बता दूं कि ऐसे तो बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन मुख्यतः टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ हैं। और आप जितने अपने इर्द गिर्द जितने लोगों को, वयस्क लोगों को, डायबिटीज़ वाले लोगों को देखते हैं, उनमें टाइप 2 हम लोग बोलते हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ वाले में आप तो जानते हैं कि डायबिटीज़ इंसुलिन की कमी से होती है। आपके शरीर में अगर इंसुलिन का बनना कम हो गया, जितना होना चाहिए उतनी मात्रा न है, तो आपको शुगर के पाचन में दिक्कत है और आपको डायबिटीज़ हो जाता है। तो टाइप 2 वाले डायबिटीज़ के मरीजों में उनके पैंक्रियाज जहाँ से इंसुलिन निकलती है, उनके पैंक्रियाज में इंसुलिन निकालने की क्षमता तो है, लेकिन बहुत कम हो गई है वो क्षमता, और जितना इंसुलिन उनका निकलता है वो उनके ग्लूकोज को पचाने में समर्थ नहीं है, इसीलिए उनको ऊपर से दवा लेना पड़ता है। तो कुछ ग्रुप की दवाएं ऐसी है जो कि आपके पैंक्रियाज में बचे हुए सेल्स को स्टिमुलेट करके वहाँ से इंसुलिन निकलवाता है, जिससे कि आपका ग्लूकोज बैलेंस होता है। तो एक ग्रुप की दवाएं ऐसे हैं। कुछ दवाएं ऐसे हैं कि जो जितना आपका इंसुलिन अपना शरीर निकाल रहा है उसी का प्रभाव ज़्यादा कर देता है, वो इंसुलिन को सेंसिटाइज कर देता है ज़्यादा काम कराने के लिए। कुछ दवाएं उस ग्रुप की है, और कुछ दवाएं इस तरह की है जो कि आपके शरीर से शुगर को निकाल दे, आपके पेशाब के जरिए निकाल दिया जाता है, शुगर की मात्रा यूं ही कम हो जाती है। तो बहुत सारी दवाएं हैं जिनका हम लोग इस्तेमाल करके किसी डायबिटीज़ को इलाज करते हैं, और उसमें हम लोग देखते हैं कि उनके डायबिटीज़ के मरीजों का बाकी पैरामीटर्स देखते हुए, उनको हाइट, वेट, साथ में और कोई बीमारी है कि नहीं, ये सब देखते हुए हम लोग निर्धारित करते हैं कि किस मरीजों को किस ग्रुप का दवा सूट करेगा। लेकिन कभी कभी दवाओं के और सबसे एक इंसुलिन भी हम लोग के हाथ में है, जो कि इंसुलिन सबसे कारगर दवा मानी जाती है। जब बाकी दवाओं के प्रभाव से देने के बाद भी 2 या 3 मुंह से खाने वाली ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट देने के बाद भी अगर कंट्रोल ना हो तो हम लोग इंसुलिन का सहारा लेते हैं। और एक ग्रुप ऑफ जो बताए आपको कि एक तरह की दवाएं होती है जो कि इंसुलिन सिक्रेशन कराता है, वो इंसुलिन सिक्रेशन कराने वाली दवाई और इंसुलिन डायरेक्ट देने से कभी कभी आपने जो सवाल किया हाइपोग्लाइसीमिया, तो वैसे मरीजों में हाइपोग्लाइसीमिया होने की संभावना ज़्यादा रहती है। हाइपोग्लाइसीमिया हम लोग रक्त में शुगर की कमी को कहते हैं, और जब आपके नॉर्मल आदमी के शरीर में शुगर का कम से कम 200 के आसपास रैंडम रहना चाहिए और फास्टिंग में 110 के आसपास रहना चाहिए। लेकिन कभी कभी इन दवाओं के प्रभाव से, या मरीज दवा खा लिया, खाना नहीं खाया, या 2 दिन तक फास्ट ही रह गए, तो उसमें शुगर की मात्रा घट के कम हो जाती है। और अगर यह 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे आ जाए तब उसमें हाइपोग्लाइसीमिया एक बहुत ही तुरंत परेशान करने वाली एक्यूट कॉम्प्लिकेशन में मानी जाती है। इसमें तुरंत मरीज़ को छाती में काफ़ी धड़कन होने लगता है, उनको अनईजी लगने लगता है, पसीना आने लगता है, उनको लगता है कि हम सिंक कर रहे हैं, घबराहट बहुत तेज़ होने लगती है। और अगर उनको तुरंत उनको ग्लूकोज देकर उनके रक्त में शुगर के लेवल को अगर व्यवस्थित ना किया है तो हो सकता है कि बाद में वो बेहोश भी होने लगे। तो हाइपोग्लाइसीमिया इसी का हम लोग कहते हैं। और ऐसे मरीजों को जिसको इस तरह के लक्षण आने लगे, एकाएक छाती में धड़कन हो जाए, पसीना आने लगे, कमजोरी लगने लगे, घबराहट होने लगे, तो उनको तुरंत हम लोग शुगर टेस्ट करके, आजकल बहुत सहूलियत हो गई है, ग्लूकोमीटर हर एक डायबिटिक को हम लोग बोलते हैं कि एक ग्लूकोमीटर खरीद लीजिए। एक छोटा सा यंत्र है, 2500-3000 हज़ार का आता है, और वो अपने घर में आप एक फिंगर प्रिक करके आप टेस्ट करके देख सकते हैं कि आपका शुगर कितना है। अगर शुगर आपका 70 से कम है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। 4 चम्मच ग्लूकोज घोल के पी लीजिए, या कोई मीठा अगर चॉकलेट वगैरह है आपके पास में, शुगर की टैबलेट भी आती है, वो भी आप 2 खा सकते हैं। आप तुरंत ठीक हो जाएगा। फिर बाद में अपने चिकित्सक से मिल लीजिए, अपने दवाओं का डोज आप नियंत्रित करवा लीजिए। बिल्कुल सही कहा सर आपने। बहुत ऐसे सुनने को मिलता है कि कुछ बीमारियां जो होती है जो हमें हमारे पूर्वजों से मिलती है, यानी हमारे माता पिता डायबिटिक है तो हम भी हो सकते हैं, तो जिसे हम अनुवांशिक डायबिटीज़ कहते हैं। तो इससे कैसे बचा जा सके? क्या इससे बचने का कोई उपाय है? क्योंकि कहा जाता है कि माता पिता से आपको सब कुछ मिलता है, तो क्या ये बीमारियाँ भी माता पिता से मिल सकती है? इससे बचने का कोई उपाय? थोड़ा बहुत जटिल सवाल है, लेकिन है। कुछ डायबिटीज़ के मरीज़ इस तरह के भी होते हैं। एक्चुअली मोना जी, ऐसा है कि डायबिटीज़ में कारणों, अभी बहुत सारे कारण स्पष्ट नहीं है कि कोई एक कारण नहीं है डायबिटीज़ होने का, इसलिए जिस बीमारी में कोई एक कारण पता नहीं चलता तो बहुत सारे हाइपोथेसिस भी। लेकिन कुछ मरीजों में देखा गया, खासकर यंगर एज वाले, जिनमें कम आयु में जिन मरीजों में डायबिटीज़ होता है, उसमें देखा गया है कि जेनेटिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है। और उसको हम लोग बोलते हैं मोनोजेनिक डायबिटीज़, मतलब किसी एक जीन में फॉल्ट होने के कारण ग्लूकोज का डाइजेशन दिक्कत होता है, और वो लोग तो उस तरह की डायबिटीज़ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। लेकिन आप इससे बचने का आपके हाथ में कोई उपाय नहीं है। हाँ,
इन मरीजों को स्क्रीन करके जेनेटिक उसका कॉन्स्टिट्यूशन देख के उनको डायग्नोज करके आप उनको उचित परामर्श जेनेटिक काउंसलिंग कर सकते हैं, लेकिन इसका बचाव हम लोग के हाथ में संभव नहीं है। अगर बात करें डायबिटीज़ को कम करने के लिए योग एवं ध्यान की, तो इसका क्या महत्व है डायबिटीज़ मरीजों के लिए? मैं बता रहा था एक्सरसाइज का, मैं जब भी जिक्र कर रहा था उसमें मैं बता रहा था कि एक तो मैंने बताया कि एरोबिक एक्सरसाइज है, दूसरे एक्सरसाइज हम लोग जो बोलते हैं थोड़ा सा लाइट वेट देकर एक्सरसाइज, स्ट्रेन करने वाला एक्सरसाइज बोलते हैं, वो एक तरह का एक्सरसाइज है। लेकिन वो एक्सरसाइज वो सिर्फ पूरे सारे आपके अंग का एक्सरसाइज नहीं, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मसल्स, जैसे आप देखते हैं जिम में लोग जाकर एक्सरसाइज करते हैं, कुछ वेट लेकर एक्सरसाइज करते हैं, उससे कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स का मसल, जैसे बाइसेप्स हुआ, ट्राइसेप्स हुआ, फोर आर्म के मसल्स हुआ, शोल्डर के मसल्स हुए, बैक के हुए, लोग सिक्स पैक ऐप बनाते हैं, तो वो सब उनका जो है वो मसल पर्टिकुलर मसल को स्ट्रेन करके वो कराते हैं, वो भी एक्सरसाइज ज़रूरी है। क्योंकि डायबिटीज़ तो क्रॉनिक वेस्टिंग बीमारी है, आपके शरीर से कैटाबॉलिज्म बढ़ जाता है तो आपका मसल भी श्रिंक करने लग जाता है। देखते होंगे डायबिटीज़ के मरीज बहुत दुबले पतले हो जाते हैं अगर ठीक से उनका इलाज हो तो वैसे मरीजों में मसल मास को बनाए रखने के लिए थोड़ा सा लाइट वेट के साथ एक्सरसाइज करने के लिए भी हम लोग बोलते हैं, लेकिन वो भी एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लाइट वेट वाली ट्रेनिंग जो है 5 से 10 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और सप्ताह में 3 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अपने किसी एक मसल को आप ज़्यादा नहीं कीजिए, नहीं तो फिर वो दिक्कत होगी। इसी संदर्भ में आपने योग का जो जिक्र किया, योग तीसरे ग्रुप की एक्सरसाइज जो है वो हम लोग बोलते हैं शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाना, शरीर का लचीलापन बढ़ाना, जिससे कि आप एनर्जेटिक बने रहे, आप में ऊर्जावान बने रहे, क्षमतावान। तो योग का जैसा हम लोग जानते हैं कि हमारे पूर्वज भारत की ही एक खोज है और हमारे ऋषि जो पतंजलि का योग सूत्र बहुत प्रारंभिक ग्रंथ था योग के मामले में। योग बॉडी और माइंड दोनों का ही योग है, वो दोनों का ही एक्सरसाइज है और ये सिर्फ आपके शरीर को फ़ायदा नहीं, आपके सोल को, आपकी आत्मा को भी फ़ायदा पहुंचाता है। तो योग लेकिन योग सिर्फ योग नहीं, आप जो इन एक्सरसाइजों को भी करें, एरोबिक करें और उसके साथ साथ योग को करें। योग से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी, आपका लचीलापन बना रहेगा शरीर का, आप ऊर्जावान बने रहेंगे और मानसिक रूप से भी आप स्वस्थ रहेंगे। तो योग भी अपने आप रूटीन के एक्सरसाइज के श्रेणी में आप उसको डाल के कम से कम 5-10 मिनट का योग भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा सर आपने, करना चाहिए। और हम चाहेंगे कि हमारे जो दर्शक हमारा ये कार्यक्रम आज देख रहे हैं, आज 14 नवंबर है, विश्व डायबिटीज़ डे है, इस मौके पर आप हमारे दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगे डायबिटीज़ के प्रति? मैं ये सब उन्हीं लोगों के लिए हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं और मेरी सारी बातें उन्हीं को हम लोग संबोधित कर रहे हैं। आप डायबिटीज़ से घबराए नहीं। अब हमारे भारतवर्ष में ये डायबिटीज़ को आप रोग की तरह न लें, आप इस तरह समझें कि 2 श्रेणी के व्यक्ति हैं, एक डायबिटीज़ वाले, एक नॉन डायबिटीज़ वाले। तादाद इतनी हो गई है कि हम लोग अब इसी तरह इसको समझ सकते हैं। और डायबिटीज़ का आपका अगर डायग्नोसिस हो गया तो बहुत हाय तौबा मचाने की ज़रूरत नहीं है और बहुत निराश होने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर एक अभी का जो स्टेटस है कि हर एक 100 में 12 आदमी आपके डायबिटीज़ हैं। किसी भी हॉल में जहाँ 10-15 आदमी इकट्ठे हो, आप गणना करा कर देख लीजिए, उसमें 2-4 आदमी आपको निकल ही जाएंगे डायबिटीज़। तो और डायबिटीज़ हम तो अपने मरीजों को इस तरह से भी समझाते हैं कि डायबिटीज़ का अगर आपको डायग्नोसिस हो गया तो इसमें आप ठीक है, आपको थोड़ा क्षणिक आपको लगेगा क्या हो मुझे क्या हो गया, लेकिन ये आपके लिए एक तरह से वरदान है, आपको एक सचेत करने का एक संकेत है। आपकी पहली पीढ़ी, आपने जैसे क्रिकेट में 2 इनिंग होता है, आप हो सकता है कि फर्स्ट इनिंग में आपने अच्छा रन नहीं बनाया, आपकी अब सेकेंड इनिंग आपकी शुरू होने वाली है। इसमें अगर आप अपने जीवन को अपने ढंग से, अपने चिकित्सक की सलाह पर और जो स्वस्थ जीवन शैली, आहार विहार विचार, अपने स्ट्रेस के तनाव को लेवल को कम करके आप अपनी लॉन्गेविटी को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं नॉन डायबिटिक की तुलना में भी। तो ये बहुत ज़्यादा हतोत्साह होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको, हाँ, एक और सवाल जो मैं बताना भूल गया मोना जी आपको, कि कैसे मरीजों को, ऐसे भी मरीजों को बीच बीच में स्क्रीनिंग कराना चाहिए, खासकर जो बहुत मोटे हैं, जिनका वजन बहुत ज़्यादा है, जो सीडेंट्री हैं, जिनका वर्क काम जो है बैठ कर करने का है, जो बहुत ज़्यादा जिनको व्यायाम करने का मौका नहीं मिलता और जिनका खान पान पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण नहीं है, और जो व्यसनी है, जिनको एक आध व्यसन भी है, जैसे तंबाकू अल्कोहल वगैरह सेवन करते हैं, तो ये सब ज़्यादा हाई रिस्क पेशेंट हैं। इनको तो ऐसे भी डायबिटीज़ हो या ना हो, 6 महीने साल में एक बार जाके अपना स्क्रीनिंग करा ही लेना चाहिए, और जिससे कि इनका डायबिटीज़ अर्ली स्टेज में पकड़ा जाए और इनको
इनका ट्रीटमेंट शुरू हो जाए, जो कि आगे इनके और सब अंगों में खराबी ना आए। तो डायबिटीज़ का डायग्नोसिस होना कोई बहुत ज़्यादा घबराहट की बात नहीं है। और जिस तरह के हम लोग आजकल तो सूचना का युग है, संचार माध्यम इतने ज़्यादा, हम लोग डायबिटीज़ के बारे में संगोष्ठी करते रहते हैं, पब्लिक अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाते रहते हैं, स्क्रीनिंग कैंप्स वगैरह, उनका फ़ायदा उठाइए और बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी अपनी दूसरी इनिंग आपके हाथ में है, उसको बढ़िया से जिए। एक आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे सर आपसे, जैसा कि आज पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है और दूसरा जो लहर था भारत झेल चुका है, और कहा जा रहा था कि जो डायबिटीज़ के मरीज है उन पर जो कोरोना है सबसे ज़्यादा प्रभाव डाल रहा था, उनकी मौतें सबसे ज़्यादा हुई है क्योंकि उनके अंदर इस कोरोना वायरस से लड़ने की क्षमता खत्म हो चुकी थी। और डायबिटीज़ में जैसे कि जो प्रतिरोध का जो क्षमता हो तो कम हो जाता है। तो ऐसे मरीजों को कोरोना से कैसे बचना चाहिए, जो डायबिटिक मरीज है और अभी कोरोना भी आ रहा है, तो कैसे बचे हैं कोरोना से ऐसे मरीज? बहुत गहरा आपने पॉइंट पर प्रकाश डाला है। मैं इसको ऐसे छोड़ रहा था चूँकि डिस्कशन लंबा हो जाता है, लेकिन सही में इस विषय पर थोड़ी सी चर्चा जरूर होनी चाहिए। अभी 2019 के मार्च से लेकर अब तक हम लोग कोरोना के प्रकोप से झेल ही रहे हैं। पूरा विश्व के साथ साथ पूरा भारत हम लोग भी आक्रांत है इससे। और सचमुच अभी तक देखा गया जो भी, हालांकि कोरोना एक नई बीमारी थी, कोविड-19 एक नई बीमारी थी और इसमें बहुत सारे मेडिकल लिटरेचर हम लोग के पास में नहीं थे। जैसे जैसे बीमारी आगे बढ़ा और साइंटिस्ट को कुछ अनुमान और कुछ अनुसंधान करने का मौका मिला, तब कुछ तथ्य सामने आने लगे और इसमें यह देखा गया कि डायबिटीज़ के मरीजों को कोविड-19 का संक्रमण ज़्यादा होने की संभावना है या नहीं है, ये बात तय नहीं हो पाया। लेकिन अगर डायबिटीज़ मरीज़ कोविड-19 से अगर संक्रमित हो गया तो उसमें उनको जटिल बीमारी होने का, कोरोना के कॉम्प्लिकेशंस, कोविड-19 के कॉम्प्लिकेशंस होने का और उससे उनकी जान जाने का खतरा अन्य आदमी की तुलना में 2.5 से 3 गुना ज़्यादा था। और ज़्यादा मौतें जो हुई वो उन्हीं लोगों में हुई जिनका डायबिटीज़ रोग से ग्रसित थे, क्योंकि ऐसा देखा गया, रिसर्च के बाद देखा गया कि कोविड-19 वायरस जो है ये वो इटसेल्फ, अगर नॉन डायबिटिक आदमी जो स्वस्थ आदमी थे जिनको डायबिटीज़ नहीं था, उनमें भी अगर डायबिटीज़ हुआ, कोविड-19 हुआ तो उनका ब्लड शुगर ऐसे ही बढ़ गया, क्षणिक उनको भी डायबिटीज़ हो गया, 2-4 महीनों के लिए वो भी डायबिटीज़ की श्रेणी में आ गए। और जिनको पहले से डायबिटीज़ था उसमें कोविड-19 के बाद तो उनका डायबिटीज़ बेतहाशा बढ़ने लग गया। हम लोगों ने अपने क्लिनिक में 600-700 ब्लड शुगर लेकर कोविड-19 के मरीजों को देखा और उनको इंसुलिन से हम लोगों को ट्रीट करके कॉम्प्लिकेशन को क्योर करना पड़ा। तो डायबिटीज़ और कोविड का बहुत ही ख़राब संबंध है और डायबिटीज़ वाले मरीजों को विशेष सावधान रहने की ज़रूरत है। इसीलिए आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी और पूरे वर्ल्ड WHO का भी रिकमेंडेशन था कि पहले फेज़ में जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम हुआ उसमें इन लोगों को प्राथमिकता दी गई जिन लोगों को कोई कोमॉर्बिड कंडीशन हो, जो पहले से जिनमें डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या हार्ट की बीमारी हो, उनको पहले उस श्रेणी में रखा गया, उनको फर्स्ट फेज़ में दिलाया गया था। बिल्कुल सही कहा आपने। आज विश्व मधुमेह दिवस यानी डायबिटीज़ डे है और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा बस एक ही उद्देश्य है कि आपके पास पूरी जानकारी पहुंचे कि कैसे आप डायबिटीज़ से बच सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ हो गया है तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, सर ने हर एक बात आपको बताई है। तो आप इस कार्यक्रम को देखें और सुरक्षित रहें। और आज वर्ल्ड मधुमेह दिवस है तो इसलिए ये हमारा खास कार्यक्रम है। आज हमारे साथ वो जुड़ने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। केबीसी न्यूज़ आपको शुक्रिया अदा करता है। धन्यवाद मोना जी। अंत में मैं सबके लिए यही अपना प्रार्थना करूंगा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सभी आदमी स्वस्थ रहें। और डायबिटीज़ के संबंध में किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए उसके अगेंस्ट में जानकारी सबसे बड़ा हथियार है। तो आप ज्ञानवान बनिए, उस बीमारी के बारे में जानने की चेष्टा कीजिए और हम लोग हमेशा उपलब्ध हैं, कभी भी कभी मौका मिले तो। नमस्कार।